सबने। अच्छा, आईवीसी के अंदर चालाक लोमड़ी की कहानी कहां से मिलती है? लोथल से। कहां से मिलती है? अच्छा, आईवीसी में पंचतंत्र की कहानी कहां से मिलती है? लोथल से। ये जो चालाक लोमड़ी वाली कहानी है वही किसकी है? पंचतंत्र की कहानी है। अच्छा, आईवीसी में काजल के अवशेष कहां से मिलते हैं? नहीं लिखवाया? अच्छा, पाउडर के अवशेष। अच्छा, लिपस्टिक के अवशेष। चंद्रो। तो बस याद रखना, चंद्रो के साथ में मिलते हैं, वहां से एक साथ ही मिलता है, पूरा किट मिलता है जिसमें लिपस्टिक है, काजल है और पाउडर है। हाँ, ठीक है। नहीं हो तो लिख लो उसमें, चंद्रो में जाके जहां पे लिखा हुआ है, हाँ, काजल और पाउडर। चंद्रो में जहां पर लिखा हुआ है चंद्रो में जहां पर लिखे हुए हैं है ना लिपस्टिक के अवशेष, वहीं लिख लो काजल और पाउडर के अवशेष। काजल और पाउडर। पाउडर भी होता था तो। हाँ, कौन सी कंपनी का था? लैक्मे का था। लोकल ब्रांड था। हाँ। तो काजल भी मिला है, और क्या मिला है? काजल और काजल ही बोलते हैं, बस केवल प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, कायल हो जाता है। हाँ, ये यहां से मिलते हैं। लिखे तो आगे, जो वो स्तंभ में आगे सारनाथ स्तंभ हो गया था। देखिए, इसके फलक पर भगवान बुद्ध के प्रतीक मिलते हैं, हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। उसके आगे लिखें, देखिए फलक पर अशोक चक्र मिलता है। फलक पर अशोक चक्र मिलता है। फलक पर अशोक चक्र मिलता है जिसमें 32 तीलियां हैं। अशोक चक्र is also present on its फलक या अबेकस। अशोक चक्र is also present on its फलक या अबेकस। अशोक फलक पर अशोक चक्र मिलता है जिसमें 32 तीलियां हैं, जिसमें 32 तीलियां हैं। देयर आर 30 है ना 33 स्पोक्स इन अशोक चक्र, जिसमें 32 तीलियां हैं। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। Although there are 24 spokes in अशोक चक्र in Indian flag, जबकि राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। It was adopted as national emblem
of India on 26 January 1950. 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, या अपनाया गया। It was adopted as national emblem of India on 26 January 1950. रूप में अपनाया गया। लेकिन यह अशोक स्तंभ के नाम से लोकप्रिय है। इट इज फेमस या इट इज पॉपुलर एज अशोक स्तंभ या अशोक पिलर। यह अशोक स्तंभ के नाम से लोकप्रिय है। अशोक स्तंभ के नाम से लोकप्रिय है। लेकिन इसे सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। इट इज प्लेस्ड इन सारनाथ म्यूजियम। इसे सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। इसे सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, तो ये सारनाथ पिलर है। वर्तमान में अपने लास्ट क्लास में भी यही बात हुई थी कि ये वाला हिस्सा पूरा टूटा हुआ है, ये नहीं मिलता। ऊपर वाला हिस्सा है वो भी क्या है, सब टूटा हुआ है। वर्तमान में जो हिस्सा हमें मिल रहा है वो ये वाला है। और ये चूंकि सारनाथ से मिला है इसलिए रखा भी सारनाथ म्यूजियम के अंदर ही है, दिल्ली में नहीं है। अब हाँ, सारनाथ यूपी में। सारनाथ कहाँ पे है? यूपी के अंदर है। इसके ऊपर ये शेर है और इसके मुंह कितने हैं? 4 है, चारों डायरेक्शन में। आज भी पुलिस में जाने वालों का सपना होता है, किसको मिलता है ये? आईपीएस को। आईपीएस के पास बस अधिकार होता है। और कोई सर्विस में मतलब आर्मी सर्विस के अंदर होता है, मतलब जिसको अपन कहते हैं बेल्ट की सर्विस। क्या बोलते हैं उसको? बेल्ट की सर्विस। तो वहां पर ये है। अब इसमें ठीक है, राउंड शेप में है और राउंड शेप के अंदर इसमें एक हाथी है। हाथी और के बाद में अशोक चक्र है, फिर सांड है, फिर वापस अशोक चक्र है, फिर वापस अशोक चक्र है और घोड़ा है, फिर वापस अशोक चक्र और क्या है? शेर है। तो ये इस प्रकार से ये इसके सिंबल इसमें मिलते हैं। ओरिजिनल जो अशोक चक्र है उसमें मूल रूप से कितनी तीलियां हैं? 32 है, जबकि हमारे ध्वज में 24 है। और किस तारीख को इसे अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। बस इतना सही है। फिर लिखिए नेक्स्ट, अगला है। तीलियां कम इसलिए कर दी क्योंकि एक फिक्स साइज के बाद में एक्चुअली उसमें जो वो प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो डार्क डार्क सा दिखने लग जाता है। ठीक है, इसलिए कर दी गई थी। चॉइस कॉन्सेप्ट क्या था? बस यही कॉन्सेप्ट था कि भाई उसके बाद में फिर वो डार्क हो जाता है कि आप एकदम से छोटा सा ध्वज बनाओगे तो छोटे ध्वज के अंदर यदि आप 32 तीलियां पूरी पूरी दिखाने का प्रयास करोगे तो वो फिर वो पूरा दिखेगा ही नहीं। फिर वो कैसा आ जाएगा? एकदम से काला धब्बा टाइप सा हो जाएगा। इसलिए तीलियां कम होना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। तो लिखिए नेक्स्ट, सांची स्तंभ। सांची पिलर। सांची में क्या मिला है? लिखें 4 शेर, देखिए इसके आगे यह प्राचीनतम स्तंभ है। इट इज द ओल्डेस्ट पिलर। इट इज द ओल्डेस्ट पिलर। यह प्राचीनतम स्तंभ है। यह प्राचीनतम स्तंभ है। लेकिन थर्ड नंबर, रामपुरवा स्तंभ। रामपुरवा
स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ, देखिए एक बैल, वन बुल कैपिटल, एक बैल मिला है। लेकिन रामपुरवा में ही वापस लिख लें एक शेर, दो जो वो पिलर मिले हैं, स्तंभ मिले हैं रामपुरवा से, वन लॉयन कैपिटल, हाँ इसी में एक शेर, एक क्या मिला है यहां से, शेर, एक शेर है, उसके आगे लिखे एरो, जो वो एरो बनाकर लिखे। इसे राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रखा गया है। इट इज प्लेस्ड इन प्रेसिडेंट हाउस दिल्ली। इसे राष्ट्रपति भवन, इट इज प्लेस्ड इन प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस दिल्ली। इसे राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रखा गया है। इसे राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, अरे मैंने गलत लिखवा दिया, हाँ एक शेर को नहीं है, इसके बुल के आगे लिखे है ना, उसके नीचे एरो बनाकर ऐसे पर कर, हाँ बस है, हाँ बुल कैपिटल रखा गया है दिल्ली में। शेर वाला नहीं है, जबकि कौन सा है, हाँ है तो दोनों रामपुरवा से ही है। देखिए ये जो बुल कैपिटल है इसको प्रेसिडेंट हाउस में रखा गया है। कहां पे रखा गया है इसको, प्रेसिडेंट हाउस में। तो बस उसके आगे एरो बनाकर इस तरीके से लिख देंगे ये बुल कैपिटल है। बुल कैपिटल वो कहां पे रखा गया है, प्रेसिडेंट हाउस में। एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने जो वो देखा वो सबसे पहले ये था, जो वो सांची वाला कौन सा है वो, सांची और सारनाथ में दोनों में एक जैसे मिले हैं। ये सारनाथ से मिला है और ये कहां से मिला है, ये सांची से मिला है। अब इसमें देखते हैं ज्यादा सुंदर कौन सा है, तो सारनाथ वाला ज्यादा सुंदर है। अब अपन कैसे पता करेंगे कौन सा इसमें से नया है और कौन सा पुराना है, तब कहते पता करने का ऐसी कोई टेक्निक तो है नहीं, निंजा टेक्निक तो है नहीं, बस अनुमान लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं अपन लोग, अनुमान, कि सारनाथ वाला ज्यादा सुंदर है और सांची वाला इतना सुंदर नहीं है। इसलिए अपन लोगों ने कहा कि भाई या तो हो सकता है सेम आर्टिस्ट ने पहले जो वो सांची वाला बनाया हो, उसके बाद उसको लगा हो कि नहीं यार इससे भी अच्छा बन सकता था, इससे भी ज्यादा सुंदर बन सकता था, तो फिर उसने सारनाथ पे सेकंड नंबर बनाया हो। या फिर हो सकता है कोई आर्टिस्ट अलग ही हो, उसने कहा मैं इससे बेहतर बना सकता हूँ, इसलिए उसने सारनाथ पे बना दिया हो। तो कहते हैं कि मतलब इसी आधार पर अपन लोगों ने ये मान लिया कि सांची वाला ज्यादा पुराना है, सारनाथ वाला सेकंड नंबर है। फिर ये जो है वो है ना, सबसे कॉमन जो कैपिटल है वो है लॉयन। लॉयन जगह जगह से मिलता है, इसलिए लॉयन के प्रश्न सबसे मतलब कम आते हैं। आज तक कभी आया भी नहीं होगा शायद तक, या फिर एक आध बार यूं ही आ गया होगा मिलान करने वाले में, क्योंकि ये मतलब वैशाली से मिलता है, ये रामपुरवा से मिलता है, ये लोरिया नंदनगढ़ से भी मिलता है। सबके ऊपर एक लॉयन है, सबके ऊपर एक शेर है। जबकि कुछ है वो बहुत यूनिक है, जैसे बुल कैपिटल है, तो बुल कैपिटल केवल एक जगह से मिला है, और वो कौन सा है, रामपुरवा। एलिफेंट कैपिटल है तो एक ही जगह से मिलता है और उसका नाम है संकिसा। और वो संकिसा कहते हैं वही स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध की माता को सपना आया था और सपने में उनको एक हाथी क्या है दिखाई दिया था। तो एक ये यहां से मिलता है। तो बस ये कुछ ऐसे कैपिटल है जिनके बारे में अपने को याद रखना है। तो फिर लिखे नेक्स्ट, लोरिया नंदन, तो एक ये यहां से मिलता है। तो बस ये कुछ ऐसे कैपिटल है जिनके बारे में अपने को याद रखना है। तो फिर लिखे नेक्स्ट, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ, लोरिया नंदनगढ़ पिलर,
है? हाँ, सांची वाले में मिलता, सांची ही है। सांची स्तंभ भी कहते हैं उसको, नहीं उसका और कोई नाम नहीं। लिखे लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ, लोरिया नंदनगढ़ पिलर। लिखे एक शेर, वन लॉयन कैपिटल, एक शेर, वन लॉयन कैपिटल। लिखे संकीसा स्तंभ, संकीसा स्तंभ। लिखे एक हाथी, वन एलिफेंट, एक हाथी का आगे एरो बना के लिखें। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेंड, बौद्ध मान्यताओं के अनुसार महादेवी ने या महामाया देवी ने, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट या बिलीफ, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्लैश बिलीफ, मदर महामाया ड्रीम्ड एन एलिफेंट हेयर। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार महामाया देवी ने या माया देवी ने, महामाया देवी ने इसी स्थान पर सपने में हाथी देखा था। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट या बुद्धिस्ट बिलीफ, मदर महामाया ड्रीम्ड एन एलिफेंट हेयर। माया देवी ने इसी स्थान पर सपने में हाथी देखा था। सपने में क्या देखा था? हाथी। चल गया वैशाली स्तंभ, वैशाली स्तंभ, वैशाली पिलर। वैशाली स्तंभ में लिखे एक शेर, शेर स्तंभ। क्या मिल रहा है यहां से? शेर स्तंभ। यहां से लॉयन कैपिटल मिलता है ना। संकिसा यूपी में पड़ता है, बाकी वाले सारे बिहार में है ना। संकिसा के आगे लिख लो यूपी। वैशाली स्तंभ, एक शेर, एक क्या है? शेर। एक शेर के आगे एरो बना के लिखें। देखिए गौतम बुद्ध का अंतिम वर्षा काल, द लास्ट रेनी सीजन ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का अंतिम वर्षा काल, द लास्ट रेनी सीजन ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा काल कहां पे व्यतीत किया था? शायद पहले भी लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है। हाँ, तो वैशाली में। इसीलिए तो इसने, अशोक ने मतलब चीजें जानबूझ कर वहीं पर स्थापित करवाई है। अब उसमें से कुछ चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। लोरिया नंदनगढ़ से में शेर मिला है, इसका संबंध क्या था हमें नहीं पता, है ना। संकिसा से हाथी मिला है, इसका संबंध हमें पता है कि इनकी माँ को क्या आया था, यहाँ पर सपना आया था। वैशाली के अंदर एक शेर, मतलब एक शेर का पिलर मिला है, इसका मतलब अंतिम वर्षा काल है यहाँ पर, इसलिए इसको स्थापित करवाया। रुमिंदई ही एक्चुअली कपिल वस्तु के जस्ट पास में पड़ता है, और यहाँ से इन्होंने ग्रह त्याग किया था, इसलिए यहाँ पर क्या है, एक घोड़ा मिलता है। तो बोले क्या आगे नेक्स्ट, रुमिंदई स्तंभ। रुमिंदई स्तंभ देखिए एक घोड़ा, वन हॉर्स कैपिटल।
यहां से क्या मिल रहा है? कैपिटल। कैपिटल का मतलब कैपिटल ही बोलते हैं इसको, ऐसे टेक्निकली पिलर को क्या बोलते हैं? कैपिटल। यदि अपन गूगल पे ढूंढने जाएंगे हॉर्स कैपिटल ओरिजिनल रूप से मेरे हिसाब से मिलता नहीं है, शायद एक टूट गया है। क्या हो गया? वो टूट गया, बाकी वाले मिलते हैं। ये वो उसके ऊपर है, इसका हिस्सा है। ये लॉयन कैपिटल है। ये कौन सा कैपिटल है? लॉयन कैपिटल। इसको अपन कहते हैं सारनाथ स्तंभ। क्या बोलते हैं इसको? सारनाथ स्तंभ। ये वो जो चार जानवर है और बीच में क्या आ रहा है बार बार? अशोक चक्र। बस इसी के साथ ये क्या हो जाते हैं पूरे। तो फिर लिखें आगे नेक्स्ट। लेकिन कुछ इतिहासकार, क्या प्रश्न है? थोड़ा मैं समझा नहीं बात को। शेर तीन है, जानवर चार है, मतलब नहीं, एक ही है शेर। अच्छा, एक ही शेर है लेकिन उसके मुंह चार है और वो चारों डायरेक्शन में। चारों क्या है? वो डायरेक्शन में है, जिसको अपन कहते हैं अशोक स्तंभ। लेकिन कुछ इतिहासकार अशोक के स्तंभों को डैरियस के स्तंभों की नकल मानते हैं। Few historians consider that pillars of Ashoka are copy of Darius pillar. कुछ इतिहासकार अशोक के स्तंभों को डैरियस के स्तंभों की नकल मानते हैं। कुछ इतिहासकार अशोक के स्तंभों को डैरियस के स्तंभों की नकल मानते हैं। Few historians consider that pillars of Ashoka are copy of Darius pillar की नकल मानते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों ने देवानामपिरी की उपाधि धारण की थी, बिकॉज बोथ अडॉप्टेड देवानामपिरी टाइटल, बिकॉज बोथ अडॉप्टेड देवानामपिरी टाइटल, क्योंकि दोनों ने देवानामपिरी की उपाधि धारण की थी, क्योंकि दोनों ने देवानामपिरी की उपाधि धारण की थी, एवं दोनों के स्तंभ पॉलिश युक्त है। एंड द पिलर्स ऑफ बोथ आर पॉलिश्ड, एवं दोनों के स्तंभ पॉलिश युक्त है। एवं दोनों के स्तंभ ठीक है। वास्तव में इन रियलिटी वास्तव में अशोक के स्तंभ डैरियस के स्तंभों की नकल नहीं है। इन रियलिटी द पिलर्स ऑफ अशोका आर नॉट कॉपी ऑफ पिलर्स ऑफ डैरियस। लेकिन वास्तव में अशोक के स्तंभ डैरियस के स्तंभों की नकल नहीं है। वास्तव में अशोक के स्तंभ
डेरियस के स्तंभों की नकल नहीं है। In reality, the pillars of Ashoka are not copy of Darius pillar. Darius pillar, ठीक है। दोनों के स्तंभों में पर्याप्त असमानताएं हैं। There are many dissimilarities in pillars of both. There are many dissimilarities in pillars of both. दोनों के स्तंभों में कई असमानताएं हैं या पर्याप्त असमानताएं हैं। स्तंभों में कई असमानताएं हैं या पर्याप्त असमानताएं हैं। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि एक्चुअली अशोक स्तंभ किसके स्तंभों की नकल है? डेरियस के। जबकि अपन लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अशोक के स्तंभ और डेरियस के स्तंभ। अब जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये नकल है, उनकी आरोपों में ज्यादा दम नहीं है। हमने उनसे पूछा भाई तुम किस आधार पर कह रहे हो कि ये इनकी नकल है? तो उन्होंने कहा कि एक तो दोनों की उपाधि देवानामप्रिय है। हमने कहा ठीक है, और तो दोनों के स्तंभ जो है वो कैसे हैं? सब पॉलिश युक्त है। इस आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि दोनों के स्तंभ जो वो है ना, मतलब सब जो वो इसकी नकल है। तब हम कहते हैं देवानामप्रिय तो उस जमाने में बहुत ही साधारण सी उपाधि हुआ करती थी। हर शासक, हर राजा शायद तक उस जमाने में उपाधि धारण करता था, और वो कौन सी थी? देवानामप्रिय। सेकंड नंबर बात के भी पॉलिश युक्त है। तब अपन कहते हैं यार पॉलिश युक्त ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये स्तंभ होंगे तो पॉलिश युक्त होंगे ही। अब उनको जो पॉलिश का ज्ञान था तो पॉलिश युक्त होंगे ही। ऐसे को कल को कोई भी अपने घर पे आए और अपने घर पे आके कहे भाई साहब आपने हमारी जो मतलब नकल की है, तब अपन कहते कैसे की हमने आपकी नकल? कैसे हमने जो वो मकान बनाने के लिए चूना, ईंट, पत्थर इनका प्रयोग किया है, आपने भी चीन, ऊट, मतलब सब जो वो पत्थर का क्या किया है? प्रयोग किया है। कोई भी हमारे घर में आकर हमारे घर में मतलब है ना दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं, आपके घर में भी दरवाजे और खिड़कियां हैं, इसका मतलब आपने हमसे क्या की है? नकल की है। हमने हमारे घर में हवा खाने के लिए पंखे लगा रखे हैं, और आपने भी अपने घर में हवा खाने के लिए क्या लगा रखे हैं? पंखे लगा रखे हैं। इसका मतलब आपने हमारी नकल की है। तब अपन उसको कहेंगे बाहर निकल तो मंगता। मतलब कोई आके कोई ढंग की बात तो कर यार, हर बात पे कह रहा है। ऐसे तो आप कहोगे मैंने भी नकल कर रहा हूँ आपकी, आप मेरी नकल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हम लोग सारे कपड़े पहन के आए हैं, ठीक है। तो कहते ये कोई बात थोड़ी हुई है। कुछ चीजें होती है वो कॉमन होती है, कुछ चीजें कैसी होती है? कॉमन होती है। अब जब वो पिलर है तो पिलर पॉलिश युक्त होंगे ही, इसलिए आप केवल पॉलिश युक्त के कारण से ऐसा कह नहीं सकते ये सब ऐसे हैं। तो कहते हैं कि भाई तो मतलब बताओ असमानताएं क्या क्या? तो हम कहते हैं हाँ, असमानताएं बताने के लिए तैयार है। अशोक के स्तंभ जो है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट रूप से खड़े हैं, कहीं पर भी चौराहे के ऊपर, खेत के ऊपर। जबकि ये जो है वो महल के भाग है। महल के क्या है? ये भाग है। अशोक के जो स्तंभ है वो एकाश्मक है अधिकांश, एक दो को छोड़कर। एकाश्मक मतलब एक ही पत्थर को जोड़कर बनाया, सॉरी एक ही पत्थर को है। जबकि ये जो है वो एक्चुअली अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाए गए हैं। फिर अपन ये कहेंगे कि अशोक के स्तंभ जो है वो सपाट है, फ्लैट है। जबकि ये जो है वो नालीदार है। वो कैसे हैं? नालीदार है। अब चूंकि ये पूरे पूरे जो है ना पिलर ही सपाट है, इसलिए सपाट के ऊपर लेख लिखना आसान है या मुश्किल है? आसान है। इसलिए ये लेख युक्त है, ये लेख विहीन है, इनके ऊपर लेख नहीं मिलते। इसके ऊपर उल्टा कमल है, और उल्टे कमल को क्या बोलते हैं? अवांगमुखी कमल। इसके ऊपर जो है वो एक्चुअली सीधा कमल है, प्रॉपर। इसके ऊपर पशु या जानवर आकृतियां हैं, इसके ऊपर मानव आकृतियां हैं। इन सब से ये सिद्ध होता है कि अशोक के स्तंभ डेरियस के स्तंभों की नकल नहीं है। पिछली बार 2021 में ये सवाल 5 नंबर का आ चुका है, यही वाला। तो बस ये कुछ ऐसे जो है ना असमानता क्या करनी है, याद रखने। तो लिखें अशोक और डेरियस
लिखें एक तरफ अशोक और एक तरफ डायरियस। नहीं, हेडिंग कुछ नहीं डालना, अपन लोगों ने लिख दी ना कि दोनों में पर्याप्त असमानता है। अशोक और डायरियस, अशोक और लिखें अशोक में लिखें यह एकाश्मक स्तंभ है, एकाश्मक स्तंभ है या एकाश्मक है, कुछ भी लिख सकते हैं। दीज आर मोनोलिथिक पिलर्स, दीज आर मोनोलिथिक पिलर्स, यह एकाश्मक स्तंभ है। डायरियस में लिखें इनका निर्माण अलग अलग पत्थरों को जोड़कर किया गया है। These pillars are made by assembling different stones. इनका निर्माण अलग अलग पत्थरों को जोड़कर किया गया है। अलग अलग पत्थरों को जोड़कर किया गया है। लिखें उस साइड अशोक की तरफ लिखें स्वतंत्र रूप से स्थापित है। स्वतंत्र रूप से स्थापित है। These are placed independently, individually. स्वतंत्र रूप से स्थापित है, से स्थापित है। उस साइड लिखें यह किसी महल के भाग है। They are part of building. यह किसी महल के भाग है। किसी महल के आगे। थर्ड नंबर लिखें अवांगमुखी कमल है, इन्वर्टेड लोटस। अवांगमुखी कमल है। उस साइड लिखें सीधा कमल है। सीधा कमल है। लिखें अशोक में लेख युक्त है विथ इंस्क्रिप्शन, और डायरियस में लिखें लेख विहीन है। लेख विहीन है। लेकिन नेक्स्ट पांचवा पॉइंट स्तंभ सपाट है। पिलर्स आर फ्लैट। स्तंभ सपाट है। लेकिन स्तंभ नालीदार है। These pillars are in fluted style. These pillars are in fluted style. लेकिन इस पर पशु आकृतियां बनी हुई है, एनिमल फिगर्स फाउंड ऑन इट। और इस साइड लिखें इस पर मानव आकृतियां बनी हुई है। ह्यूमन फिगर्स फाउंड ऑन इट। इस पर मानव आकृतियां बनी हुई है। एक तरफ पशु आकृतियां, एक तरफ कौन सी है, मानव आकृतियां। ये दोनों के अंदर कुछ ऐसी जो पर्याप्त असमानता है, इस आधार पर अपन लोग कह रहे हैं कि अशोक के स्तंभ जो डायरियस स्तंभों की नकल नहीं है। ये डायरियस की पिलर है, तो डायरियस की पिलर अपन देखते हैं तो फ्लूटेड है। कैसे है ये, फ्लूटेड है, नालीदार है, इसलिए इनके ऊपर लेख लिखना वैसे भी पॉसिबल भी नहीं है। प्लस ये अलग अलग पत्थरों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है, हालांकि इनके ऊपर बहुत ही अच्छी पॉलिश की हुई है, लेकिन फिर भी इनके बीच में जो इनको जोड़ा गया है वो साफ साफ अपन लोग जो वो नोटिस कर पा रहे हैं। यहाँ से इनको जोड़ा गया है, यहाँ से भी इनको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। जबकि अशोक स्तंभ में वो डायरेक्ट क्या है,
एक ही पत्थर के हैं। फिर इसके ऊपर ये जो है वो एक्चुअली कमल है वो सीधा बनाया हुआ है, जबकि अशोक के स्तंभों में कमल कैसा बनाया हुआ है, उल्टा बनाया हुआ है। इसके स्तंभों में जो वो मानव आकृतियां हैं, जबकि अशोक के स्तंभों में पशु आकृतियां हैं। और ये सारे इमारत के भाग है, इस प्रकार से बने हुए हैं। तो इन सब से मतलब आधार पर अपन लोग कहते हैं कि अशोक के स्तंभ डायरेक्ट के स्तंभों के नकल नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो लिखें आगे नेक्स्ट। ये बुल कैपिटल है। अलग बुल कैपिटल थोड़ा सा इसमें स्क्रीन अच्छे से नहीं है। ये इसको प्रेसिडेंट हाउस में रखा हुआ है। एएसआई की सामान्य पॉलिसी यही होती है कि जो चीज जहां से मिली है उसको वहीं पर रखते हैं। जिस मतलब है ना, मतलब जिस जिले से मिली है उसी जिले में रखेंगे, जिस राज्य से मिली है उसी राज्य में रखेंगे। लेकिन ये जो वो कभी कभार अपनी शर्तें या नियम तोड़ते हैं। जैसे कि इन लोगों ने जो बुल कैपिटल है उसको एक्चुअली प्रेसिडेंट हाउस में रख रखा है, और इसलिए रख रखा है ताकि कोई भी अंतरराष्ट्रीय कोई भी सेलिब्रिटी यहाँ पर आए तो वो उसको आते जाते दिखा सके कि देखो आज से 2500 साल पहले या 2324 साल पहले हमारे यहाँ पर भारत में लोग इस प्रकार का कार्य करते थे, इस प्रकार के कैपिटल बनाया करते थे। इसका मतलब हमारी सभ्यता बहुत ही पुरानी है और बहुत ही प्रॉस्पेरस है, और वो बस इसीलिए इसको रखा गया। रखा भी ऐसी जगह पे गया है गेट के ऊपर कि नहीं चाहते हुए तो भी आते जाते हर व्यक्ति को उसको क्या करेंगे, सब जो वो दिखाना पड़े। और फिर अपने वाले दिखाते हैं, ये देखो 2500 साल पहले इस टाइप का सा बनाया हुआ है हमारे यहाँ पर। तुम लोग 2500 साल पहले कहाँ थे, तब वो लोग पता नहीं कहाँ ही थे। अरे तो दुनिया में बहुत सारे देश है, उनकी समस्या ये है, उनके पास हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है। इतिहास लिमिटेड कंट्री उनके पास में ही है। अमेरिका के पास में 400 साल से पहले का कोई इतिहास नहीं है। ठीक है, तो बस ये इसलिए यहाँ पे रखा गया है। लिखिए आगे नेक्स्ट। लिखिए नेक्स्ट। केव्स गुफाएं, स्तंभ खत्म हो गए, लिखें आगे। केव्स गुफाएं, गुफाएं। देखिए अशोक ने आजीवक साधुओं के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक ने आजीवक साधुओं के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक गॉट कंस्ट्रक्टेड 3 caves फॉर आजीवक ascetics या monks। आजीवक साधुओं के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक गॉट कंस्ट्रक्टेड 3 caves फॉर आजीवक ascetics या sect। इन गुफाओं का निर्माण करवाया। लेकिन कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोंपड़ी गुफा। कर्ण चौपड़ गुफा, कर्ण चौपड़, सुदामा और विश्व झोंपड़ी गुफा। लेकिन दशरथ ने आजीवक साधुओं के लिए लोमहर्ष ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया। दशरथ गॉट कंस्ट्रक्टेड केव ऑफ लोमहर्ष ऋषि या लोमहर्ष ऋषि और आजीवक सेक्ट्स इन बराबर माउंटेन। दशरथ ने आजीवक साधुओं के लिए है ना बराबर की गुफाओं में
सॉरी, बराबर की पहाड़ी पर। बराबर पहाड़ी पर लोमहर्ष या लोमश ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया। लोमश ऋषि गुफा का निर्माण करवाया। लेकिन दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी पर गोपी का गुफा का निर्माण करवाया। दशरथ गॉट कंस्ट्रक्टेड गोपिका केव इन नागार्जुन माउंटेन। गोपिका गुफा का निर्माण करवाया। दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी पर गोपिका गुफा का निर्माण करवाया। अभी सारे किन के लिए बन रहे हैं? आजीवक के लिए। किसके बन रहे हैं? आजीवक। चलो, इसके साथ गुफाएं क्या हो जाती है पूरी। ये कुछ गुफाएं, ये जैसे लोमस ऋषि की गुफा है, वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है कि उसके ऊपर कार्विंग बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। ठीक है, तो ये लोमस ऋषि की केव है, सुदामा केव है, कर्ण चौपड़ केव है, और विश्व झोंपड़ी क्या है? ये केव है, गुफाएं हैं। बिहार में ये सारे वहीं पर है ना। वो तो इनके, ये गुफाएं वैसे बहुत अच्छी होती थी। अंदर से ये गुफाएं कुछ इस टाइप की से दिखती है। इनकी विशेषता क्या होती है? ये सर्दियों में तो रहती है बहुत ही गर्म, और गर्मियों में क्या रहती है? बहुत ही ठंडी। ठीक है, इसलिए इनकी में एसी वेसी की जरूरत ही नहीं रहती है। अरे गुफाएं इस तरीके से बनी हुई है, इतनी अच्छी मानी गई है कि इसके ऊपर एक स्टडी कहती है यदि परमाणु बम का अटैक हो जाता है और कोई व्यक्ति यदि इन गुफाओं में है तो वो सेफ बच जाएगा, तो वो सुरक्षित रहेगा। कैसे रहेगा वो? सुरक्षित रहेगा। इसलिए अपने अपने घरों में एक क्या बनाए? गुफा। अरे तो हम इन लोगों ने, भारतीयों ने सबसे ज्यादा युद्ध की तैयारियां यदि सबसे कम किसी ने कर रखी है ना, तो हमने कर रखी है, भारतीयों ने। बाकी पूरी दुनिया हमेशा मतलब अपना जीवन तो जीती है, लेकिन उसके पैरेलल हमेशा वॉर के लिए क्या रहती है? तैयार रहती है। ये सब कभी भी, जैसे इजराइल के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो इजराइल में लोग मारे क्यों नहीं जाते? क्योंकि जगह जगह पर उनके पास में बंकर है, और वो फटाक से भाग के कहां पे चले जाते हैं? बंकर में चले जाते हैं। और वहां पे बंकर भी दो तीन कैटेगरी के बंकर है। एक तो लोगों इंडिविजुअल बंकर है, एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रायोजित बंकर है। यदि किसी के पास में खुद का भी बंकर नहीं है तो वो सरकार के द्वारा नियोजित बंकर है। और उनमें से कुछ बंकर ऐसे हैं जिसके अंदर अंदर रहने की सुविधाएं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो दो दो तीन तीन छह छह महीने के अंदर अनाज वगैरह सारी चीज क्या होती है उसमें? स्टोरेज होती है। ठीक है, इंडिया जैसे देश के ऊपर यदि मान लो कल को जो वो पाकिस्तान अटैक कर ले, कहाँ जाओगे भाग के? पाकिस्तान। चलो, अगर पाकिस्तान की तो हिम्मत ही नहीं होगी इंडिया के ऊपर अटैक करे, लेकिन मान लो चाइना अटैक कर ले, कहाँ जाओगे भाग के? बांग्लादेश।
हाँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। हम लोग इस हिसाब से भी जो वो प्रिपेयर नहीं, छोड़ो, है ना, बंकर वंकर तो छोड़ो, अपने यहाँ पर ऐसे ऐसे परिवार है जो बिल्कुल 5 किलो आप मतलब आशीर्वाद गेहूं का आटा लाते हैं और वो क्या करते हैं, उसको खाते हैं, और वो 5 किलो खत्म होता है तब फिर वापस दुकान पे जाते हैं और फिर वापस 5 किलो लेकर आते हैं। यदि युद्ध जैसी विषम परिस्थितियां हो जाए तो अपने पास में खाने के लिए अनाज भी नहीं होगा, उसके लिए भी हम लोग डिपेंड हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अपने वाली सेम हालात यूरोप के हैं। ये पहले लोगों को ऐसा लगता था यूरोप बहुत एडवांस है, लेकिन कोविड काल के अंदर पूरी दुनिया ने देख लिया यूरोप बहुत ही पंगु है। अरे वाकई में पंगु था तो, ठीक है, क्यों अपने यहाँ तो फिर भी अपन 5 किलो आटा तो लाते हैं, यूरोप वाले तो वो भी नहीं लाते, वो तो निकम में ब्रेड का पैकेट लेके आते हैं और वो ब्रेड का पैकेट खत्म तो ले सब कुछ ही खत्म हो गया। अपने को ऐसा लग रहा था कि यूरोप में पता नहीं मेडिकल फैसिलिटीज कितनी ज्यादा अच्छी रहती होगी, लेकिन जैसे कोविड आया, कोविड के अंदर पूरे यूरोप में आपको पता है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह बट्टे बैठ गया था। इन्हीं के पास में कुछ भी फैसिलिटीज नहीं थी, केवल ये नाम मात्र की थे, हम लोग बहुत एडवांस है, हम लोग बहुत आगे हैं, जबकि मतलब जो उनकी तुलना में इंडिया बहुत आगे था। इंडिया के अंदर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा थी, जबकि उनके पास फैसिलिटीज नहीं थी। वो बस केवल यूं यूं खुमारी में जी रहे थे कि हमारा मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन जैसे ही उनके पास एकदम से मरीज आए, एकदम से कोविड के केसेस आए, तो वो तो सब पता लगा यूरोप जैसे, यूरोप में हर कंट्री के अंदर हालत ये हो गई थी कि लोग मरीज जो है वो मतलब नीचे फर्श पे क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, पड़े हैं बेचारे साइड में, और कोई उनको चेक करने वाला नहीं है। और जबकि इंडिया जैसे देश के अंदर हालात बहुत 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 ज्यादा अच्छे थे, अपने यहाँ पर मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये हालात नहीं हुए थे कैसा, जो मरीज के लिए मतलब हॉस्पिटल में जगह नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि बेड नहीं थे, है ना, जमीन पे लिटाया गया, पर कम से कम फिर भी लिटाया तो गया। और तो यूरोप में मतलब है ना, उनके पास लिटाने के लिए तक जगह नहीं थी। स्पेन जैसे देश के अंदर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं सर, हम आपको वो ले ही नहीं सकते। लोग सिपाही से करवा रहे थे, और मतलब कह जाते कम से कम एक बार डॉक्टर तो विजिट कर ले, लेकिन डॉक्टर विजिट ही नहीं कर रहे थे, इसलिए लोग हॉस्पिटलों के बाहर ही एम्बुलेंस में पड़े पड़े मर गए। जबकि अपने आप भले सुविधा अच्छी हो बुरी हो, पर तो ही है जड़ो तड़ो के लिए हुआ को, ठीक है, हम तेरे एक बार तेरे वो कौन से इंजेक्शन लगा रहे हैं, ड्रिप दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, और सब कुछ ही क्या है चल रहा था। अरे अपने यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी थी। हाँ, अपने यहाँ पर ये था कि जो लोग, हाँ, हॉस्पिटल में जाने के खतरे इतने ज्यादा थे कि आदमी कोविड में इंडिया में जो भी डेथ हुई है ना, वो कोविड से कम हुई है मेरे हिसाब से, डर से ज्यादा हुई है। लोग डर से ही मर गए, क्योंकि ऐसा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, और वो पता नहीं क्या ही होता है। तो वो तो मेरा एक दोस्त है, वो एक किस्सा सुनाता है कि उसके कोई पता नहीं वो जो बुआ के बेटे या मतलब है ना, पता नहीं मौसा के बेटे भाई थे, तो वो यूं किस्सा सुनाता है कि अपने यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए जो अपन चेक करते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें एक के ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा गिर गया था और एक के ठीक ठाक कंडीशन में था, दोनों रियल भाई थे। अब जैसे गिर गया था ना, वो एक्चुअली इसलिए खुश हो रहा था कि ले अपने इतना ज्यादा है, तो उसके एक के ऑक्सीजन लेवल अब कोई आ गया था लास्ट में, अब मतलब है ना 22 पे, और जबकि जो अपने है ना हॉस्पिटल के अंदर ये जो 25 में से काउंट होता है, और 25 में जिसके 16-17 आते ही फिर डॉक्टर मान लेते थे अब ये बचेगा नहीं, अब इसलिए ये मर जाएगा। इसलिए डॉक्टर कहीं ना कहीं घर वालों को अप्रत्यक्ष रूप से हिंट दे दिया करते थे कि सब इसके अब जो वो है ना संभावना है तो कम ही है, तो क्यों ही पैसा खर्च कर रहे हो, इसलिए चुपचाप इसको कहाँ पे ले जाओ, घर ले जाओ। अपने यहाँ पे जो वो डॉक्टरों का फिक्स डायलॉग होता है, कैसा घर ले जाए सेवा करो, घर ले जाए कौन करो सेवा करो, तो वो डॉक्टर उनको यही कह दिया करते। तो वो दोनों भाई थे, एक का लेवल 21-22 पे आ गया था, मतलब वो जीने की कोई संभावना नहीं थी, और एक जो था उसकी कोई आ गया था पता नहीं 11-12 के आसपास, पर वो 11-12 वाला पढ़ा लिखा था, और जिसके 21-22 के आसपास आ गया था वो था अनपढ़, शुद्ध रूप से अनपढ़। तो उसको जैसे क्या तेरे लेवल जो वो 22 आ गया, उसने 22 तो कहा हाँ, तो मतलब अरे यार 22 तो कम ज्यादा नहीं है क्या, उन्होंने कहा 100 में से नहीं होते बेवकूफ, 25 में से होते हैं। उसने कहा अच्छा 25 में से होता है क्या, तो वो मन ही मन राजी हो गया, और वो खुश होके जो कोई भी आ रहा है उसको कह रहा है तुझे पता है मेरा कितना लेवल है, कितने, कि मेरे 22 है। मैंने पता है मेरे से 10th भी कभी पास नहीं हुई, क्योंकि 10th पास करने के लिए 100 में से 36 नंबर लाने पड़ते थे, और यहाँ देख ले 25 में से मेरे कितने है,
22 है। मतलब यदि इसको काउंट करें 100 में से तो फिर कितने हो जाएंगे? 88। और जबकि अपने कभी 36 ही नहीं आए। उसका भाई जो पास में बैठा बैठा दिन भर सोचता रहता है, मूर्ख मैं तेरे को कैसे कहूं तू मरने वाला है, क्योंकि 22 का मतलब है कि तेरी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल है ही नहीं। फिर भी वो ले बैठ रहता है और कहता है और मेरे को क्या क्या करना है। तो कोई उसको कहता है तू है ना प्राणायाम कर या कर ऐसे यूं भस्त्रिका करेगा। तो वो बैठा बैठा करता था और कुछ दिनों बाद में पता लगा जिसके लेवल 21-22 था वो तो बच गया, और जिसके लेवल 11-12 था वो मर गया। वो टेंशन कर करके ही मर गया। अरे यार 11-12 है, 11-12 है, क्या पता। और वो बार बार चेक करवा रहा था, कभी वो वापस 13 हो रहा था, कभी वापस 10 आ रहा था। इसलिए लोग कोविड में जो लोग मरे हैं वो कोविड की वजह से नहीं मरे हैं, डर की वजह से ही मर गए। चेक करवा करवा के मर गए। बार बार वो अपने बीपी चेक करवा रहे थे, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवा रहे थे, ऑक्सीमीटर खरीद रहे थे मार्केट से और बार बार चेक कर रहे थे। इसलिए और जो लोग नहीं कर रहे थे चेक उनके कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप में से किसी को हुआ था क्या? नहीं हुआ? चलो बच गए हैं। हाँ मेरे हुआ था, पर मैं सेकेंड वेव में हुआ था, पर मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया है। अरे मुझे पता है हॉस्पिटल में अपन जाते हैं तो लोग जो मारते नहीं है, लोग जो डरा डरा क्या कर देते हैं, मार देते हैं। भाई साहब आप कितने हो गए, इतने हो गए। अरे जबकि कोविड में वो लोग सारे बहुत अच्छे से बच गए थे जो घर पे रहे और केवल एक ही चीज पे फोकस किया, प्राणायाम। क्या किया? प्राणायाम। हाँ तो लोग तो लिखो ताकि। लिखे लोक कला। आप में से किसी के नहीं हुआ था कोविड? अच्छा इतने सारे लोगों को रखा था। आपने आप इसे ही हो गया होगा। अरे वापस आ गया है कोविड। हम्म। हम्म? नहीं इतना खतरनाक नहीं है, कोचिंग बंद हो जाए। ठीक है, नॉर्मल है। देखिए लोक कला। लोक कला। अरे पर कोविड जैसा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, है ना। इससे यादें बनती है। क्या बनती है? यादें। वरना लॉकडाउन क्या होता है पहले लोग जानते भी नहीं थे। ठीक है, तो लॉकडाउन के अंदर आप लोगों ने ऐसे ऐसे अनुभव लिए जो अपने आप में यूनिक थे। अपने आप में क्या थे? यूनिक थे। वरना वो नहीं होता तो फिर अपन कैसे देखते। वरना पहले यूं किसी को कहते थे ऐसे यूं लॉकडाउन भी होता है। जैसे अभी आपको पता है मॉक ड्रिल हो रही है। ठीक है, जितने भी बॉर्डर वाले इलाके हैं, गांव हैं, वहां पर सब जगह क्या हो रही है, लाइट मॉक ड्रिल हो रही है। अब ये जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन के लोग हैं, उनके लिए ये शायद तक नया है। वरना आज से 50 साल पहले अपने यहाँ पर कॉमन था ये। आज से 40 साल पहले लोगों के, मैंने ऐसा सुना है गांवों के अंदर कि भले गांवों में लाइट आ गई थी लेकिन फिर भी लोगों के नियम हुआ करते थे कि 7 बजे से पहले पहले खाना वाना बना के खा के और फिर सो जाओ। चुपचाप लाइट क्या कर दो, बंद कर दो। और कभी रात को यदि आपके यहाँ पर लाइट है तो हो सकता है पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होगा, तो हो सकता है आपके वहां पे कोई बॉम्ब वॉम्ब छोड़ दे। और वो फेंकने के तरीके ही होते लाइट देखकर। इसलिए गाँवों में लाइट थी लेकिन फिर भी लोग कहते हैं 90 तक, जबकि हमारा वॉर हुआ था 71 में। 71 के वॉर के बाद में 20 साल हो गए थे, कोई हमारे बीच में वॉर नहीं था, लेकिन फिर भी कंडीशन जो गांवों में कैसे थी, वॉर वाली ही कंडीशन रहती थी हमेशा। तो वो तो हम एक बार कहीं पर गए थे बारात के अंदर, तो वहां पे बहुत ही फनी इंसिडेंट हो गया। फनी इंसिडेंट का मतलब होता था कि भाई जब हम गए थे तो वो कोई हमारा फ्रेंड है, वो बिल्कुल बाड़मेर में बॉर्डर के पास रहे। बाड़मेर में भी अपने ऐसे कुछ गांव है जो बिल्कुल बॉर्डर के क्या है, पास में। तो वो वहां पे हम गए थे तो वहां पे हालात ये थे कि हमें पहले लगा था मजाक कर रहे हैं लोग, लेकिन वहां पे गए तो उन्होंने बाकी आके इंडिविजुअली कहा कि भाई यार तुम लोग है ना जो इधर उधर कहीं घूमने उमने जाओ ध्यान से जाना। हमने कहा ध्यान से जाना मतलब? उन्होंने इस साइड में मत चले जाना, इस साइड में पाकिस्तान है। मैं क्या मजाक कर रहे हो क्या?
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वाकई में पाकिस्तान है, बॉर्डर है, और यहाँ पे बॉर्डर कई बार पास कर जाते हैं। जैसे भी 5-7 दिन पहले एक आदमी ने आत्महत्या कर ली, कैमरा राम, आप जानते हो? कौन जानता है कैमरा राम को? बस आप एक ही जानते हो? 2-4 लोग है। हाँ। अरे बाड़मेर साइड का एक आदमी था, उसने भी 6-7 दिन या लगभग 10 दिन हो गए होंगे, 10 दिन पहले आत्महत्या कर ली। सब किस लिए करी उसने आत्महत्या पता है? क्योंकि वो जोधपुर में काम करता था और वो कोई गांव का था, और वो गांव चला गया, और गांव में उसका बेचारे कोई पता नहीं लव अफेयर वगैरह था, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चला गया। और वो जैसे लव मिल गया ना, वो जैसे गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया होगा, तो फिर उसको छोरी के पापा को किसी ने कह दिया कि कोई आया हुआ है मिलने के लिए, तो वो डर के भाग गया। अब उसके पापा थोड़े से बदमाश रहे होंगे लड़की के, उन्होंने क्या होगा, अपन इसको ढूंढ के पकड़ के इसके हाथ पैर तोड़ेंगे, इसको मारेंगे। तो इतना डर गया था कि वो यूं अंधेरे में भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया, और वो मतलब है ना, रात में जाके कहीं पे सो गया। सो के सुबह उठा तो उसने कहा यार कहाँ सोए हुए हैं अपन, तो उसने कहा चलो जहाँ कहीं है तो अपन वापस घर चलते हैं। तो उसने यूं यूं करके उठा। उठने के बाद उसको प्यास लग रही थी भयंकर, तो पास में कुछ लोग काम कर रहे थे खेत में, उनके पास में गया और कहा मेरे थोड़ा सा पानी वानी पिला दो। और वो खेत के लोगों ने उसको घूर घूर के देखा, तो उसने घूर घूर के क्या देख रहे हो, पानी तो मांग रहा हूँ। उसने नहीं वो तो सब ठीक है, पर तू है कौन? तो उसने अपना नाम बताया होगा। नाम बताया होगा, फिर उसको भी धीरे धीरे एहसास हो गया कि वो शायद तक कहीं जो वो मतलब गलत जगह है। तो उसने कहा कि यो है कौन सो गाँव में टाणी है? उसने कहा टाणी नहीं भाया, देश है पाकिस्तान। तो उसके लिए एकदम से क्या क्या, उसने कहा तू पाकिस्तान में है और तू इंडिया का है? तो उसने उनको हाथ पाथ जोड़े और कहा कि हाँ मैं हूं तो इंडिया का हूँ, और मैं वो एक्चुअली रात को गड़बड़ी ये हो गई कि मैं डर के भाग गया था। और तो भाग गया, तूने बॉर्डर क्रॉस कर लिया? तो उसने कहा कि पता नहीं कैसे क्रॉस कर लिया मैंने, मुझे ही नहीं पता। रात को कहीं आई तो थी तारबंदी वगैरह थोड़ी बहुत, तो मैंने तारबंदी इसलिए कूद ली, मुझे लगा कोई खेत की बाड़ी है। ठीक है। ठीक है। अरे वहां पे, अरे एक्चुअली मतलब वहां पे प्रॉब्लम ये है ना कि वहां पे हवाएं इतनी ज्यादा बहती रहती है, तारबंदी अक्सर हवा के अंदर क्या है दब जाया करती है ना, मिट्टी में। तो उसने कहा हाँ थोड़ी बहुत आई तो थी कोई तारबंदी, पर मुझे लगा कोई खेत वेत है, इसलिए मैं तो इधर आ गया। उन्होंने कहा तू भाई पाकिस्तान में है? उसने कहा तो प्लीज आप लोग किसी से कहना मत, अब मैं दिन में कैसे जाऊंगा, और मैं रात होती वापस चला जाऊंगा, जिस रास्ते से आया हूँ उसी रास्ते वापस क्या है चला जाऊंगा। दिन में मेरे को कोई न कोई जो मार देगा, या तो है ना पाकिस्तान वाले मार देंगे या फिर बीएसएफ वाले मार देंगे। तो गांव के लोगों ने एक बार तो से यही कहा हाँ ठीक है। पर फिर वो अब गांव के लोग थे तो उनमें किसी ने जाके जो वो है ना शिकायत कर दी आर्मी वालों से। आर्मी वाला है तो उसको बेचारे को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसको भयंकर तरीके से टॉर्चर किया। और उसने शायद आत्महत्या इसलिए करी क्योंकि वो उसके बाद में उसको इतना टॉर्चर किया पाकिस्तान वालों ने, इधर इंडिया वालों ने मूवमेंट चलाया था, और जो भी बाढ़ में जैसलमेर के जितने भी पॉलिटिशियंस है उन लोगों ने मुहिम अपनाई थी कि उसको वापस लाया जाए। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसको वापस लेके तो आ गए, लेकिन लाने से पहले वो कुछ महीनों तक पाकिस्तान के अंदर ही रहा। तो फिर उसको पहले तो पाकिस्तान ने भयंकर टॉर्चर किया, खूब मारा पीटा होगा उसका, जो भी किया होगा। उसके बाद में फाइनली उसको सुपुर्द किया गया बीएसएफ। और जैसे उसको बीएसएफ ने को सुपुर्द किया तो बीएसएफ ने उसको टॉर्चर किया, बीएसएफ ने उसको अरेस्ट में ले लिया। और फिर अरेस्ट के बाद में बीएसएफ ने कहा तू मुझे तस्करी करता है? अब उसने कहा साहब मैं कोई तस्करी नहीं करता हूँ। उसने कहा तो फिर तू गया क्यों था? उसने कहा साहब कौन गया था, अनजाने में चला गया। तो कहा क्यों, किस चीज की तस्करी कर रहा है? उन्होंने कहा कोई तस्करी नहीं कर रहा है, गर्लफ्रेंड थी उससे मिलने आया था। और अब समझ में आ गया जिंदगी में कुछ भी करना पर वो छोरी रो चक्कर नहीं रखना। ठीक है, इसलिए प्लीज मेरे को माफ कर दो। तो बीएसएफ वालों ने उसको नहीं छोड़ा, कई महीनों तक उसको टॉर्चर किया, क्योंकि उनको उनके ऊपर डाउट था कि ये आदमी क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। और वो कर करा के लास्ट में बीएसएफ वालों को जब ये पूरा हो गया तो फिर उसको छोड़ा। और वो जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो कोई दिल्ली का एक मतलब एजेंसी वाला आए और रॉ वाले उसको उठा के लेके चले गए। अब उसने सब उन्होंने टॉर्चर करा कि तूने किस बिहाफ पे किसके लिए काम करता है? उसने कहा किसके लिए काम, किसी के लिए काम नहीं करता हूँ साहब, मैं तो कोई जोधपुर में काम करता था, यूं ही आ गया था गांव और ये घटना हो गई चला गया था। उन्होंने कई महीनों तक अपने पास में रख के उन्होंने छोड़ा, और जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो मतलब सब जो बाढ़ में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। बाढ़ में पुलिस ने उसको अरेस्ट करके उसने टॉर्चर करा। तो वो बेचारा इतना दुखी हो गया था, मतलब उसने लास्ट में ये कहा एक काम करो मेरे को पाकिस्तान सौंप दो वापस, ठीक है, ताकि मतलब ये कम से कम झंझट ही खत्म हो जाए। और उसको जैसे पुलिस वालों ने छोड़ा, पुलिस वालों ने छोड़ा, तब लगा चले अब अपन हर जगह से फ्री हो गए।
तो वो लड़की के वो आ गया पापा वो आया और वो आके कहा हाँ बेटा मैं तेरा ही वेट कर रहा था। उन्होंने कहा कुछ है नहीं मेरे पास में बताने लायक। फिर उन्होंने भी उसको मतलब शायद थोड़ा बहुत क्या है मारा पीटा कूटा। तो लास्ट में इतना परेशान हो गया था कि उसने जाके जो वो पुलिस के सामने पता नहीं एडमिट भी किया कि साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुम लोग चाहते हो तो मुझे जेल में डाल दो। फिर वो इतनी मतलब है ना लंबी चौड़ी होने के बाद में उसके ऊपर इतने प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि तू कहीं पर भी जाएगा तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, पहले रिपोर्ट देगा, देश छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। उसने कहा साहब देश छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं गरीब आदमी हूँ, बाहर जाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो कहा नहीं तू मुझे है ना अपना जो राज्य छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, हर चीज से पहले रिपोर्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा। और इतना होते होते अभी उसने 10 दिन पहले बेचारा मर ही गया। उसने कहा मेरा जीवन ही खत्म हो गया, नरक हो गया। तो फिर ऐसे बॉर्डर पार कर लिया करते थे लोग, ठीक है। और तो पहले तो कॉमन ही था, हैं। इसलिए अच्छा हम लोग गए थे वो, तो वो तो वहां पे ये कहा कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो हमने कहा वाकई में यहाँ है, तो हमने वाकई में देखा सामने बॉर्डर था, मतलब बिल्कुल सामने दिख रहा था। तो कहा कि हाँ कि ध्यान से यहाँ पे घूमना फिरना। तो मैं हाँ ध्यान से घूमे फिरेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग वहां से आए वापस बारात के अंदर आए, तो वहां पे फनी इंसिडेंट ये हो गया कि ये बीएसएफ वाले क्या है कि गांव वाले जितने भी एरिया होते हैं इनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और ये मॉनिटरिंग के दौरान सिखाते रहते हैं कि भाई तुम यदि कोई आसमान में ड्रोन मतलब है ना घूमता हुआ देखे, अभी जैसे वर्तमान में ड्रोन पे बैन लगा हुआ है राजस्थान, पता है आपको, इसीलिए। तो कभी यदि तुम्हें ड्रोन ड्रोन दिखे तो इसको या तो तुम लोग गिरा दिया करो, है ना, लकड़ी से पाटे से पत्थर से जैसे जैसे करके गिरा दिया करो। और यदि तुम लोग गिराते नहीं हो तो आके बीएसएफ को इन्फॉर्म करो कि सब हमने आज यहाँ पर ऐसा ऐसा एक वो ड्रोन उड़ते हुए देखा था। तो वो गांव वाले पूछते रहते सब क्या होता है ये, उन्होंने कहा होता कुछ नहीं है, इसके अंदर कैमरे वैमरे लगे हुए होते हैं, ये केवल फोटो खींचने के लिए आते रहते हैं, इसलिए तुम लोग गिरा दिया करो। और ये मतलब ये है ना यदि तुम्हें ड्रोन दिखता है इसका मतलब देख मतलब मान के चलो पाकिस्तान का है और ये जो वो अटैक करने वाले हैं। अब क्या है कि बीएसएफ वालों की स्टाइल होती है कि गांव वाले चीजों को सीरियसली ले, इसलिए वो थोड़ा गांव वालों को डराते रहते हैं। और वो कहते हैं ड्रोन आ रहा है इसका मतलब मान लेना पाकिस्तानी आर्मी आ रही है, अटैक होने वाला है, इसलिए हाथों हाथ हमें इन्फॉर्म करना वरना तुम्हारा पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। इसलिए गांव वाले उस ड्रोन को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं और वो हमेशा देखते ही रहते हैं। फिर हम लोग आए बारात में, यहाँ पे बारात आई थी कहीं और जगह पर। तो वहां पे बारात में क्या होता है, एक जो वो है ना एक वो जो रिवाज होता है कि है ना दूल्हा जब घर में एंटर होता है उससे पहले सारे बाराती एक जगह पर बैठते हैं और उनका सबका स्वागत होता है। तो अब उसमें वो जो सीधी सी बात है, एक स्वागत होता है तो उसमें बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आगे बैठते हैं और जो वो यूथ होती है वो थोड़ी पीछे बैठती है। तो हम तो वहां से रवाना होके जा ही रहे थे वहां बैठने में, जितने देखा भीड़ भागती हुई आ रही थी वापस। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो कोई बोल ही नहीं रहा था, सब भाग रहे थे अरे मैं हुआ क्या ये तो बताओ, तो कोई नहीं बोल रहा सब। अरे मैं कुछ तो बताओ, हम लोग वहां पे खड़े, मैं क्या हुआ, जितने में कोई पीछे से भागता भागता है, अरे मैं रुक जा रुक जा रुक जा, हुआ क्या, उसने कहा, पता नहीं भागो। मैं कि भागो मतलब, तो मैं और मेरे साथ 4-5 जने और थे, मैं क्या हुआ, उन्होंने कहा पता नहीं यार क्या हुआ, मैं आगे जाके देख के आते हैं। और जो आगे जाके देख के आया तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। तो वो सब इधर उधर भाग रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता हुआ क्या एक्चुअली। फिर लास्ट में किसी को पूछे कोई तो बताओ क्या हुआ, अरे उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ यार, गांव के लोग थे आके बैठे थे। और वो जैसे ही बैठे थे और वो चुपचाप यूं बैठे थे, जितने में वीडियोग्राफी करने के लिए ड्रोन किसी ने क्या किया कि ड्रोन को एकदम से नीचे लेके आया स्टाइल में कि भी सामने से बिल्कुल जो वो फोटोग्राफी और फिल्मोग्राफी हो सके। और वो जैसे एकदम से ड्रोन यूं स्टाइल एकदम यूं नीचे आया, आगे कोई डोकरा बैठा था बुजुर्ग, कोई 70-80 साल का। उसने आव देखा ना ताव, उसने अपना जूता निकाला और मारा ड्रोन को, ड्रोन वहीं पे नीचे क्या है गिर गया। और वो एक ड्रोन तो जैसे नीचे गिरा ही था, जितने में दूसरा ड्रोन और आ गया। दूसरा ड्रोन आया तो एक डोकरा उठा और वो बिल्कुल बाहर मेरी भाषा में बोल दिया, मतलब एकदम से बोला, हे पाकिस्तान हमलो थे हो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और वो उठा जो उसने हाथ में आस पास में कोई चीज पड़ी थी उसको लेके उसने दूसरा ड्रोन भी क्या कर दिया, मतलब से गिरा दिया। और जितने में 8-10 डोगरे मतलब एकदम चिल्लाए पाकिस्तान हमलो पाकिस्तान हमलो। और इतना सुनते भागो भागो, पीछे वालों ने सुना ही नहीं हुआ क्या, उन्होंने इतना ही सुना कि क्या है भागो, तो पूरा झुरमुट वहां से भाग गया। मैं क्या, अब वो बेचारा वीडियोग्राफी वाला बैठा बैठा अपने ड्रोन संभाले तो हम उसके पास में गए, उसने कहा यार वैसा पता नहीं कौन खतरनाक लोग थे।
ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ड्रोन था, पर उस आदमी ने अपने एक जूते से ही गिरा दिया इसको नीचे। फिर हम गए वापस उन बुजुर्गों से, हुआ क्या? अब कोई ये मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहले ये अफवाह किसने उड़ाई? हर कोई कह रहा है मन ध्यान को नहीं, मन ध्यान को नहीं। अरे तो हुआ क्या था? बोला मन ध्यान को नहीं, हूँ बैठा तो और सब एक दूसरे का नाम लेके कह रहे हैं अणे गयो हमलो थयो, हूँ दौड़ियो कि भाई ये जो वो इसने कहा था कि हमला हो गया है और मैं वहां से क्या हो गया हूँ, भाग गया हूँ। तो मैंने कहा अरे बादशाह मैं आपको किसने कहा? आशा नहीं नहीं मेरे को किसी ने नहीं कहा, मेरे को किसने कहा था? उससे पूछा किसने कहा? अब कोई मानने को तैयार नहीं है कि किसने कहा था। अरे मैं बेचारे का आपको पता है 5-6 लाख रुपए के ड्रोन तोड़ दिया आपने उसके। उसने कहा नहीं नहीं वो तो है ना थोड़ा बहुत टूटो है। तो मैं तो मैंने फिर उनसे, हम लोग बैठे थे तो हमने उनमें से किसी ने पूछा मैं क्यों वो वैसे कैसी मतलब किसने मारा था? तो फिर एक डोगरा गए वो तो हूँ तो मतलब मैं था। क्या था? मैं था। मैं कैसे मारा? कि मारे तो वो एकदम से है ना लोकल लैंग्वेज में बोले मट हूँ बैठो एकदम थके आयो मैं देखियो गोली मार से मैं उतारियो पगड़ो दियो एक कि मैंने एक उसके जूते के मारा और वो हाथों हाथ वहां पे क्या हो गया सर, गिर गया। तो फिर उसके सार पूछा लोगों से इसका सार क्या है? तो सार कुछ भी नहीं है, बीएसएफ वाले इनको सिखाते रहते हैं कि भाई ऐसी कोई भी चीज यदि तुम्हें उड़ती हुई दिखाई दे इसका मतलब वो किसकी हो सकती है? पाकिस्तान की, इसलिए तुम लोग इसको गिरा दिया करो। तो खैर तो ये लोग हैबिचुअल है वॉर के। किसके हैं ये? वॉर के। अभी मैं जोधपुर था पिछले दिनों में, तो वो जोधपुर में एकदम से उन लोगों ने कर दिया था 15 मिनट के लिए सड़क के ऊपर ही पूरा शहर जाम हो गया था। पूरा शहर क्या हो गया था? ब्लैकआउट हो गया था एकदम से। और वो 15 दिन और आजकल वहां पे डेली प्रैक्टिस चल रही है। आप आप लोग यहाँ पर सुखी हो तो फिर लिखे आगे लोक कला। देखिए मौर्य काल में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां बनना आरंभ हो गई थी। आइडियल ऑफ यक्ष एंड यक्षिणीज कंस्ट्रक्शन बिगन इन मौर्यन एरा। मौर्य काल में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां बनना आरंभ हो गई थी। मौर्य काल में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां बनना आरंभ हो गई थी। लेकिन मथुरा के पास परखम से एक यक्ष की मूर्ति मिलती है। A yaksh ideal was found from Parkham near Mathura, which is called Manibhadra. मथुरा के पास परखम से एक यक्ष की मूर्ति मिलती है जिसे मणिभद्र कहा जाता है, which is called मणिभद्र। जिसे मणिभद्र कहा जाता है। लेकिन मथुरा के निकट बरोड़ा से एक यक्ष की मूर्ति मिलती है। An idol of yaksh found from Baroda near Mathura. An idol of yaksh found from Baroda near Mathura. तो मथुरा के निकट बरोड़ा से एक यक्ष की मूर्ति मिलती है। यक्ष की मूर्ति मिलती है।
लेकिन पटना के पास दीदारगंज से एक एक यक्षिणी की मूर्ति मिलती है। एन आइडियल ऑफ यक्षिणी फाउंड फ्रॉम दीदारगंज। पटना के पास दीदारगंज से एक यक्षिणी की मूर्ति मिलती है। पटना के पास दीदारगंज से एक यक्षिणी की मूर्ति मिलती है जिसे चामार ग्रहिणी स्लैश चंवर ग्रहिणी स्लैश दीदारगंज यक्षी कहा जाता है। कॉल्ड एज चामार ग्रहिणी, चंवर ग्रहिणी या दीदारगंज यक्षी, जिसे चामार ग्रहिणी स्लैश चंवर ग्रहिणी स्लैश दीदारगंज यक्षी कहा जाता है। दीदारगंज यक्षी कहा जाता है। नहीं, इनको नहीं बोलते, सबको ही नहीं। एक मिनट, चामार ग्रहिणी, चंवर ग्रहिणी स्लैश दीदारगंज यक्षी, दीदारगंज यक्षी। लेकिन बुलंदीबाग से एक पहिया मिलता है। फ्रॉम बुलंदीबाग अ व्हील ऑफ चैरियट, a wheel of chariot is found। बुलंदीबाग से एक पहिया मिलता है। बुलंदीबाग से एक पहिया मिलता है। लेकिन दौली से पत्थर को काटकर बनाया हुआ एक हाथी मिलता है। एन एलिफेंट वॉज मेड बाय कटिंग रॉक इन दौली। दौली से पत्थर को काटकर बनाया हुआ एक हाथी मिलता है। एन एलिफेंट वॉज मेड बाय कटिंग रॉक इन दौली। तो बस लोक कला में इतना सही है। लोक कला मतलब ये है जिसको राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था। तो कहते जब राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था तो उन्होंने कौन कौन सी जो वो चीजें बनाई, तब कहते ज्यादा नहीं है, मूर्तियां बनाई उन्होंने। केवल क्या बनाई है? मूर्तियां। अब ये जो प्रश्न, ये यक्ष क्या होता है, यक्षिणियां क्या होता है? ऐसा मानते हैं कि जो मनुष्य और देवताओं के मध्य की एक जो है ना कंडीशन होती है, उसको कहते हैं यक्ष। क्या कहते हैं उसको? यक्ष। और हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि यक्ष हमारे बीच में रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। कुछ लोग उनको कहते हैं तो बस लोक कला में इतना सही है। लोक कला मतलब ये है जिसको राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था। तो कहते जब राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था तो उन्होंने कौन कौन सी जो वो चीजें बनाई, तब कहते ज्यादा नहीं है, मूर्तियां बनाई उन्होंने। केवल क्या बनाई है? मूर्तियां। अब ये जो प्रश्न, ये यक्ष क्या होता है, यक्षिणियां क्या होता है? ऐसा मानते हैं कि जो मनुष्य और देवताओं के मध्य की एक जो है ना कंडीशन होती है, उसको कहते हैं यक्ष। क्या कहते हैं उसको? यक्ष। और हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि यक्ष हमारे बीच में रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। कुछ लोग उनको कहते हैं एलियंस। क्या है ये? सब एलियंस है। फिर ये जो मूर्ति, तो कहते जब राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था तो उन्होंने कौन कौन सी जो वो चीजें बनाई, तब कहते ज्यादा नहीं है, मूर्तियां बनाई उन्होंने। केवल क्या बनाई है? मूर्तियां। अब ये जो प्रश्न, ये यक्ष क्या होता है, यक्षिणियां क्या होता है? ऐसा मानते हैं कि जो मनुष्य और देवताओं के मध्य की एक जो है ना कंडीशन होती है, उसको कहते हैं यक्ष। क्या कहते हैं उसको? यक्ष। और हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि यक्ष हमारे बीच में रहते हैं,
ठीक है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। कुछ लोग उनको कहते हैं एलियंस। क्या है ये? के सब एलियंस है। फिर ये जो मूर्तियां मिली है, उन मूर्तियों की कोई नाम दिया गया यक्ष, क्योंकि ये मूर्तियां थोड़ी सी ज्यादा सुंदर है, ज्यादा अच्छे से बनाई गई है। बाकी ये दिया हुआ केवल ये नाम ही है। अपन चाहे तो इनको ये भी कह सकते हैं कि मानव की मूर्तियां मिलती है। अब ये जो मूर्तियां मिली तो बहुत ज्यादा है, पर उनमें से कुछ मूर्तियां खास है। जैसे कि मथुरा के पास एक गांव है जिसका नाम क्या है? परखम। परखम से जो मूर्ति मिलती है उसका नाम है मणिभद्र, और ये पिछली बार आरएस प्री में आया था। ये एकमात्र ऐसा यक्ष है जिसका नाम है। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो मूर्ति मिली है इसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है ब्राह्मी भाषा में। इस पर लिखा हुआ है नीचे म, ण और भ। फिर इसको बहुत अच्छे से देखा गया, तब पता लगा कि यहाँ से कुछ मिस है, कुछ टूट गया है। क्या टूट गया? तो फिर पता लगा ई की मात्रा टूट गई है। और यहाँ से कुछ एक और मिस है। क्या मिस है? तो फिर पता लगा द्रव जो ये भी मिस है। वर्तमान में इसके ऊपर लिखा हुआ मिलता है मण भ। इसलिए कहा कि अच्छा, ये जो भी आदमी था इसका नाम मणिभद्र था, इसलिए इसका नाम मणिभद्र है। वरना बड़ौदा से एक और यक्ष की मूर्ति मिलती है, वो भी काफी जो वो मतलब सा सुंदर है, पर उसका कोई नाम नहीं है। फिर पटना के पास एक जगह है जिसका नाम है दीदारगंज। दीदारगंज से एक यक्षिणी की मूर्ति मिलती है। यक्षिणी को बोला गया है चामार ग्रहिणी, चंवर ग्रहिणी या फिर दीदारगंज यक्षी। दीदारगंज यक्षी। इसके पीछे कारण है कि इसके हाथ में चंवर है। ये वो दीदारगंज यक्षी की मूर्ति है। ये आदमकद है। आदमकद का मतलब होता है, क्या होता है? अपनी हाइट के बराबर की मूर्ति है ये। ठीक है, ये लगभग 5.5 फीट के आसपास की जो है वो पूरी पूरी आदमकद मूर्ति है। अब उस मूर्ति को देखकर ही अपन लोग कहते हैं कि उस जमाने में कला कितनी रही होगी, मतलब कितनी अच्छी रही होगी। क्योंकि आजकल हिस्ट्री में यदि अपन लोग बात करें यूपीएससी की, यूपीएससी केवल किसके प्रश्न पूछ रही है? आर्ट एंड कल्चर के। और कोई बाकी वाले प्रश्न पूछना आजकल यूपीएससी ने क्या कर दिया है? बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया है। आर्ट एंड कल्चर के ही प्रश्न आते हैं। क्योंकि इसको देखकर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि मौर्य काल में लोग कैसे रहे होंगे। इस मूर्ति को देखकर यदि अपन एक जो वो सिंपल सा प्रश्न करें कि मौर्य काल में महिलाएं आभूषण धारण नहीं करती थी, सही है गलत है? गलत है। मौर्य काल में महिलाएं आभूषण धारण करती थी। ठीक है, मौर्य काल के अंदर महिलाओं को सजना धजना नहीं आता था। क्योंकि इसकी एक मतलब हेयर स्टाइल अपन देखेंगे, तब अपन देखेंगे ये जब मूर्ति मिली थी इस शैली में थी। ठीक है, तब अपन बालों को देखेंगे, बहुत ही अच्छे से बालों को पूरा पूरा बांधा गया है, बंद किया गया है, गांठ दी गई है और बालों को यहाँ से क्या है छोड़ा गया है। ठीक है, अब ये मूर्ति मिली थी उस जमाने में, ओरिजिनल तो वैसी थी, उसके बाद में इसको रिनोवेट करके वैसे करके अभी इसको म्यूजियम में रखा गया है। अब इसमें आभूषण की बात करेंगे तो अपन देखेंगे ये यहाँ पर इसने एक जो पहन रखा है इसको क्या कहते हैं? बोल्डा। तो इसने बोल्डा पहन रखा है। क्या है? बोल्डा। इसके अलावा बाद में देखेंगे यहाँ पर साइड में एक और कड़ी जा रही है, इसको कहते हैं शीश फूल। क्या कहते हैं? शीश फूल। तो इसने शीश फूल पहन रखे हैं। फिर ये जो कान है, कानों के अंदर इसने एक आभूषण पहना हुआ है जिसको कहते हैं टोंटी। क्या कहते हैं इसको? टोंटी। पिछली बार आरएस प्री के अंदर यहां से 2 प्रश्न आए थे। एक तो प्रश्न यही था मणिभद्र नामक मूर्ति कहां से मिली है, तब उसका सही जवाब था परखम। एक प्रश्न यही था कि ये अपन लिखवाते तो नहीं है नोट्स के अंदर, पर ऐसे बात जरूर करते हैं कि भाई टोंटी ये पहनी हुई है जो कान में पहना हुआ होता। और जो पिछली बार प्री में यही प्रश्न था कि टोंटी नामक आभूषण पहना जाता है पैर में, नाक में, कान में, हाथ में। तो इसका सही जवाब था कान में। तो ये इसने टोंटी पहन रखी है। फिर गले के अंदर इसने 2 जो वो हार पहन रखे हैं। यहाँ पर चूड़ियां पहनी हुई है। यहाँ पर पीछे एक कंगन पहना हुआ है बड़ा सा। ठीक है, फिर ये यहाँ पर देखें इसने साड़ी पहन रखी है। साड़ी के आसपास ये इस प्रकार से आभूषण की एक पूरी चैन पहनी हुई है। ये जब सिंगल होता है तब तो इसको कहते हैं कंदोरा, और जब इसमें 2, 3, 4, 5 मल्टीपल चैन्स होती है तब इसको कहते हैं कमरबंद। क्या बोलते हैं इसको? कमरबंद। तो सब इसने कमरबंद पहन रखा है। इसने जो साड़ी पहन रखी है वो बिल्कुल धोती वाले स्टाइल में पहन रखी है। ठीक है, वो है। प्लस उस जमाने के अंदर फैशन बहुत ज्यादा रही होगी। एक हाथ वैसे टूटा हुआ है लेकिन फिर भी अपन देखते हैं, ठीक है, कि एक हाथ के अंदर से भी इसने जो है ये तो हाथ में एक्चुअली है ना चंवर है। क्या है ये? चंवर है। इसीलिए इसका नाम चंवर ग्रहिणी या फिर चामार ग्रहिणी। चंवर को चामार भी बोलते हैं। प्लस जो हाथ है उसमें से अपन देख सकते हैं कि जो साड़ी का
जो है ना, वो जो पल्लू है वो हाथ में फोल्ड होके पीछे की साइड में गिरा हुआ है, और ये पीछे मतलब है ना काफी हद तक गिरा हुआ है। मतलब ये उस जमाने में फैशन थी। आजकल भी ऐसी ही फैशन होती है कि अपन लोग देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज होती है, महिलाएं, वो जब भी रेड कारपेट पर आती है तब उनके कपड़े का एक हिस्सा पीछे घिसता हुआ रहता है। वो जो झाड़ू पीछे पीछे सफाई क्या है करता हुआ ही चलता है। कई बार तो ये कपड़ा इतना ज्यादा होता है पीछे कि वो दो आदमी उठा कर लेकर चलते हैं, देखा है आपने ऐसे। और वो इतना भारी होता है कि दोनों एक साथ यदि छोड़ दे तो वो हीरोइन नीचे क्या है, गिरी जाए। और कई बार तो अपन ये भी देखते हैं कि ये कपड़ा है ना शरीर पे तो कम होता है, पीछे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका मतलब है कि उस जमाने में फैशन बहुत ही अच्छे लेवल पर थी, बहुत ही पीक लेवल पर थी। ठीक है, तो ये चांवर गृहिणी, ये क्या है, चांवर गृहिणी। अब देखो इसकी मूर्ति, चूंकि महिला की मूर्ति, इसलिए एएसआई वालों ने इसको अच्छे से पेंट वेंट करके बहुत मतलब है ना ढंग से रखा है। वरना एक ले अपने मणि भाई ये यूं ही खड़े हैं मतलब किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है कि मणि भाई को भी क्या कर दे, थोड़ा बहुत रिनोवेट कर दे, इनको भी पेंट कर दे। यहां पर ही लिखा हुआ है नीचे मण प। मणि भाई के दोनों के हाथ भी तोड़ दिए किसी ने ये वो एक्चुअली एक जो मिल है ना पहिया मिला है, और ये मिला है दौली से एक हाफ रॉक कट एलिफेंट। रॉक कट क्या है, ये एलिफेंट। अभी ऐसा क्यों है इसके बारे में कोई जवाब नहीं। या तो कहते हैं कि आर्टिस्ट ने खुद ने इसको ऐसे ही बनाया, या फिर जो आर्टिस्ट इसको बना रहा था उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। चलो बस इसी के साथ ये क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। फिर लिखे मौर्य प्रशासन या मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एरा। इसके ऊपर लिख लेना आप ओनली प्री। ये केवल कहां पर आएगा, प्री में। लेकिन सबसे पहले सम्राट, ठीक है, सम्राट। ठीक है, सम्राट के आगे कि राजतंत्रात्मक, निरंकुश, केंद्रीकृत तथा वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। Centralized, autocratic slash despotic monarchy and hereditary rule was there. राजतंत्रात्मक, निरंकुश, केंद्रीकृत तथा वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। लेकिन चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत प्रसिद्ध था। द सप्तांग थ्योरी ऑफ चाणक्य वॉज पॉपुलर। चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत प्रसिद्ध था। चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत प्रसिद्ध था। पॉलिटी नहीं हुई ना अभी आपके, हाँ तो वो आएगा पॉलिटी में। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी फटाफट लिख लो कि चाणक्य ने सप्तांग थ्योरी दी थी, उसमें 7 चीजें होती थी। तो लेकिन राजा,
राज्य या क्षेत्र, अमात्य, दुर्ग, राज्य और क्षेत्र अलग अलग नहीं है, एक ही है ना। किंग, लैंड या टेरिटरी, अमात्य, मिनिस्टर, फोर्ट। लिखें सेना, कोष, और मित्र। हाँ, सब करते हैं इसको फॉलो। कोष। एक्चुअली अपन लोग जब इसके बारे में बात करेंगे, चाणक्य की किताब है जिसका नाम है ना अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अपन लोग लिखेंगे बाद में कि अर्थशास्त्र जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा गया है, कि चाणक्य स्वयं ही प्रश्न करता है और वो खुद ही वापस क्या देता है इसका मतलब आंसर देता है, और वो खुद ही कहता है कि राज्य क्या है। फिर वो कहता है कि राज्य वो है जिसमें ये 7 चीजें होती है। तो कहते 7 चीजें कौन कौन सी? तो एक तो जिसमें राजा होता है, एक उस राजा के पास में अपना खुद का एक क्षेत्र होता है जिसके ऊपर वो शासन करता है, प्लस राजा की सहायता के लिए उसके पास में एक उसका क्या होता है, अमात्य होता है, मतलब उसका एक मंत्री होता है, प्लस मंत्री और राजा के रहने के लिए उनके पास में क्या होता है, दुर्ग होता है। ठीक है, प्लस दुर्ग की है ना सिक्योरिटी के लिए क्या होनी चाहिए, सेना होनी चाहिए, और सेना को सैलरी देने के लिए उनके पास में क्या होना चाहिए, कोष होना चाहिए। तो 6 तो चीजें वो है, और 6 के अलावा एक ऐसा कैसा राज्य और होना चाहिए जहां पर भी 6 चीजें हो, तो वो है 7वें नंबर, वो है मित्र। वो क्या है, मित्र। क्योंकि यदि मतलब ऐसा कैसा राज्य और कोई भी नहीं है तो फिर उसको अपन राज्य नहीं कहेंगे, इसलिए ऐसा कैसा एक होना चाहिए, मित्र। और 8वें नंबर में इसने काउंट किया है वो है शत्रु। वो कौन है, शत्रु। क्या सब आपके पास में शत्रु भी होना चाहिए जिसके पास में 6 ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, बस वही राज्य है, वही क्या है, राज्य है। तो अब अपन इसमें ये बात कर रहे हैं कि एक तो अपने पहले ही लिख दिया कि ये ओनली प्री में, इसलिए इसको ज्यादा लोड लेके ज्यादा बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन इसमें कहते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, निरंकुश शासन व्यवस्था थी, केंद्रीकृत जो वो शासन व्यवस्था थी, और वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। इन चारों का अर्थ कहीं कहीं एक ही है। अपन यूं ही लिखते हैं माहौल बनाने के लिए, किसके लिए लिखते हैं, माहौल बनाने के लिए। फिर अपन कहेंगे ये चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत को बिलीव करते थे। फिर लिखें आगे नेक्स्ट, शासक, शासक, राजत्व के देवीय सिद्धांत में विश्वास करता था। अपन यूं ही लिखते हैं माहौल बनाने के लिए, किसके लिए लिखते हैं, माहौल बनाने के लिए। फिर अपन कहेंगे ये चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत को बिलीव करते थे। फिर लिखें आगे नेक्स्ट, शासक, शासक, राजत्व के देवीय सिद्धांत में विश्वास करता था। They believed in divine principle of kingship theory. शासक राजत्व के देवीय सिद्धांत में विश्वास करता था। देवीय सिद्धांत में विश्वास करता था, इसलिए शासकों ने देवानाम की उपाधि धारण की थी। इसलिए शासकों ने देवानाम की उपाधि धारण की थी। That's why they adopted the title of देवानाम। That's why they adopted the title of देवानाम। इसलिए शासकों ने देवानाम की उपाधि धारण की थी।
शासकगण देवानांपिरी की उपाधि धारण की थी। देवानांपिरी की उपाधि धारण की। एक हाँ ऑनलाइन आप में से जयप्रकाश, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। ये श्रीनगर शहर है ना, जिसकी स्थापना अशोक ने की थी, वर्तमान में कहां पर स्थित है? वर्तमान में कश्मीर में है। कहां पर है ये? कश्मीर। कलहण की राजतरंगिणी कब लिखी गई थी? मैंने शायद लिखवाया भी था, 12th सेंचुरी में। कब लिखी गई थी ये? 12th सेंचुरी में। लोहार वंश कहां पर स्थित था और किस समय का है? लोहार वंश कश्मीर के अंदर ही स्थित है। था मतलब है नहीं, तो ये है। उसके बाद में अपन लिखे आगे नेक्स्ट। देखिए, राजा की सहायता हेतु 18 मंत्री होते थे। राजा की सहायता हेतु 18 मंत्री होते थे। To assist king there were 18 ministers which were called तीर्थ। राजा की सहायता हेतु 18 मंत्री होते थे। राजा की सहायता हेतु 18 मंत्री होते थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। which were called तीर्थ, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण देखिए, तीर्थ या मंत्रियों के लिए आयोजित परीक्षा, एग्जाम कंडक्टेड फॉर तीर्थ और मिनिस्टर्स। तीर्थ या मंत्रियों के लिए आयोजित परीक्षा, तीर्थ या मंत्रियों के लिए आयोजित परीक्षा। लिखिए मंत्रिण। मंत्रिण देखिए, 3 या 4 प्रमुख मंत्रियों को मंत्रिण कहा जाता था। 3 और 4 मेन मिनिस्टर्स वर कॉल्ड मंत्रिण। 3 या 4 प्रमुख मंत्रियों को मंत्रिण कहा जाता था। मंत्रियों को मंत्रिण कहा जाता था। देखिए, सम्राट अक्सर मंत्रिण से सलाह लिया करता था। द किंग यूज्ड टू टेक मोर एडवाइस फ्रॉम मंत्रिण। सम्राट अक्सर मंत्रिण से सलाह लिया करता था। सम्राट अक्सर मंत्रिण से सलाह लिया करता था। लेकिन नाम जो पुरोहित, युवराज और सेनानी, युवराज और सेनानी, तो राजा तो है ही, राजा खैर निरंकुश है, राजा के पास में सारे पावर है, लेकिन फिर भी राजा की सहायता के लिए उसके कुछ मंत्री होते थे और उन मंत्रियों क्या कहते थे? तीर्थ। तीर्थ अच्छी अच्छी जगहों पर रहते थे, इसलिए जिस जगह पर तीर्थ रहते थे वो जगह बहुत अच्छी होती थी, उनको कहते तीर्थ स्थान। क्या कहते हैं उनको? तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई है, ऐसा मानते हैं। फिर कहते हैं एक और परीक्षा होती थी तीर्थ बनने के लिए, और उसका नाम क्या होता था? उपदा परीक्षण। जैसे वर्तमान में इंटरव्यू होता है, वर्तमान में क्या होता है? इंटरव्यू। तो वैसे वैसे ये जो उपदा परीक्षण है, वर्तमान में आपका इंटरव्यू थोड़ी देर का होता है, जैसे 30 या 40 मिनट का होता है। पहले उपदा परीक्षण कई दिनों तक होता था।
ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को लेके पास में रख दिया और फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जैसे वर्तमान में सबसे लंबे इंटरव्यू किसके होते हैं, मतलब है ना, ठीक है ना, आर्मी के, एसएसबी के। हाँ, तो वो 5-6 दिन तक चलते रहते हैं। वो जो 5-6 दिन तक आपको अपने पास में ही रखेंगे और आपकी पूरी लाइफ स्टाइल कोई न कोई टीम हमेशा ऑब्जर्व कर रही होती है अपने को, जबकि जो मतलब सब पता भी नहीं होता है, लेकिन ये बिल्कुल बिग बॉस की तरह होता है। कैसे होता है, बिग बॉस कोई न कोई आपको हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है और उसके अंदर हर चीज इंटरव्यू का पार्ट होता है। आप कितने बजे उठते हो, क्या खाना खाते हो, कैसे रहते हो, कहाँ पर जाते हो। जैसे वो कई बार बीच में इंटरव्यू का हिस्सा होता है, हर बार तो नहीं होता लेकिन कई बार कर देते हैं कि जो वो कल तुम्हारा ऑफ है, तो आदमी खुश हो जाता है, आदमी को लगता है ले चल यार, इंटरव्यू के बीच में क्या है, ऑफ है, और वो मौज करता है। फिर वापस इंटरव्यू ऑफ खत्म होने के बाद पूछते हैं, हाँ कल तुम्हारा ऑफ था, क्या किया। तो वही इंटरव्यू है, वही क्या है, इंटरव्यू। तो अब उसमें कई तो होते हैं, है ना, फिक्स वो होते हैं रटे रटाए से, कि सर मैं रोज की तरह 5:30 बजे उठ गया था, फिर मैं म्यूजियम देखने चला गया था, फिर मैंने म्यूजियम से वहां चला गया था, फिर मैंने ये किया था। अभी इंटरव्यू रिस्क फैक्टर है, आप कैसा जवाब दोगे और आगे वाले को कौन सा जवाब आपको कब पसंद आएगा, कोई कुछ ही नहीं कह सकते। इसमें कई बार पैनल ऐसा होता है जो आप ऐसा जवाब देते हो तो वो जो पैनल खुश होता है कि यार नहीं, बहुत ही डिसिप्लिन स्टूडेंट है ये, मतलब छुट्टी थी फिर भी सुबह 5:30 बजे उठा और ये म्यूजियम देखने गया। इसने पूरे दिन का बहुत अच्छे से जो वो यूज किया, उपयोग किया है, इस बात पे नंबर देता है। कई होता है वो कहते हैं यार ये कहीं कोचिंग से पढ़ के आया है, रट के आया है, अपने वैसे ऐसे जवाब देना है, इसलिए वो नंबर नहीं भी देते। कई होते हैं जो कहते हैं सब क्या किया था, तो सब कई दिनों बाद में छुट्टी थी इसलिए मैं पहले तो 8-9 बजे तक तो सोया, फिर क्या किया, फिर सर उठा, फिर मैंने एक चाय पी, मुझे पता है सर चाय पीना बुरी आदत है पर क्या करूं, मैं पीता हूँ। और फिर क्या किया, फिर वापस हो गया, फिर वापस क्या है, सो गया। तो वो बोर्ड वाला कई बार तो देखता है यार कितना लापरवाह आदमी है, इसलिए कोई नंबर नहीं है। और कई बार बोर्ड को लगता है नहीं यार इसमें एक चीज भी है ना, ईमानदारी क्या है इसमें, तो वो नंबर देते भी है। तो ये उपदा परीक्षण वैसा ही होता था जिसमें आदमी को अपने पास में ही रख लिया जाता था कि वर्तमान में इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है आईएएस, स्टेट लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम है आरएएस। इसके इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर कई बार प्रश्न आते हैं। लोग कहते तुम इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो लेकिन जबकि इंटरव्यू प्रोसेस बहुत छोटा है तुम्हारा, तुम लोग मात्र केवल 30-40 मिनट में कैसे मतलब जो एक आदमी को जज करोगे कि ये अच्छा है या बुरा है। इसलिए इसको लेकर कई बार प्रश्न खड़े होते हैं और कहते हैं नहीं इसका इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अपने से जब कभी ऐसे प्रश्न पूछे तब अपन कहेंगे नहीं वर्तमान में जो भी प्रोसेस चल रहा है वो ठीक है, अच्छा है ना, है ना, सही है। लेकिन वाकई में बात तो ये है, बात तो आपकी बिल्कुल सत्य है। आप किसी आदमी को आईएएस बना रहे हो और उसके लिए आप मात्र 30 मिनट में कैसे पता करोगे कि वो आदमी अच्छा है या बुरा है। क्योंकि वर्तमान में ऑनलाइन प्रोसेस इतने ज्यादा हो गए हैं, कोचिंग संस्थान इतने ज्यादा हो गए हैं, इसलिए आपका ओरिजिनल व्यू तो 30-40 मिनट में पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि आदमी वेल ट्रेंड होकर जाता है। अब वो वाली समस्याएं नहीं आती जो सब पहले आती होगी शायद तक, कि आपने आपकी एंट्री अच्छी नहीं थी, आपका आपका बैठने का तरीका अच्छा नहीं था, है, हाँ कैजुअल थी, ठीक है, प्लस आपके बैठने का तरीका सही नहीं था। आजकल ये सब सीख के जाता है आदमी, एंट्री कैसे करना है, थैंक यू कैसे बोलना है, वेलकम कैसे बोलना है, बैठना कैसे है, कब कितनी स्माइल देनी है, सब कुछ रट रटा के जाता है। अब सवालों के जवाब तो आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, और कोई है ना सॉरी, और कोई सॉरी बोलने पे नंबर कटते भी नहीं है। ठीक है, इसलिए आजकल 30-40 मिनट में ये पता करना कि वाकई में ये आदमी कैसा है, इम्पॉसिबल है। हाँ, कोई बहुत ज्यादा कोई है ना रफ ही हो जाए तो बात अलग है। जैसे कई बार बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट, जैसे अभी मैं एक दिन मॉक इंटरव्यू ले रहा था, एक लेडी आई हुई थी मॉक देने के लिए, वो बहुत खतरनाक लेडी थी। उसको देख के पूरा बोर्ड ही हंसने लग गया। तो एक कोई मतलब सीनियर आईएएस थे, वो यूं बैठे थे, तो वो लेडी जैसे एकदम से अंदर एंटर हुई, तो वाकई में उनका पहला ही था इंटरव्यू, तो बिल्कुल ही एंटर होते हाँ आ जाऊं क्या तो उन्होंने कहा आ जाओ, आ जाओ। तो आते ही बिल्कुल वैसे सलमान खान वाले स्टाइल में यूं बैठ के, हाँ पूछो तो मुझे तो भयंकर ही हंसी आ रही थी, मैं पर फिर भी चुपचाप बैठा बैठा मैं क्या हाँ चलो। तो वो जो आईएएस थे उन्होंने कहा कि हाँ तो आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, उसने हाँ कंफर्टेबली फील कर रहे हैं आप तो पूछ लो तो फिर मैंने कहा एक मिनट मैडम, मैं आप जरा उठिए। तो मैंने क्या हो गया, मैं आप एक बार बाहर जाओ और फिर वापस आओ।
तो फिर वो मैंने कहा, तो वो मतलब बाहर गई, तो मैं मतलब जैसे ही हंस रहे थे वो वापस गेट, अब आ जाऊं क्या, अरे मैं क्या अरे घंटी बजाएंगे तब आना है। तो फिर वो गए और फिर वापस हमने घंटी बजाई, तो वो वापस उसी स्टाइल में अंदर आए और आके, तो फिर मैंने कहा 1 मिनट मैडम आप वापस बाहर जाओ। फिर उन्होंने किसी को भेजा, मैं इनको कुछ बेसिक मतलब है ना थोड़ी बहुत चीजें सिखाओ कि कैसे होता है। तो वही होता है। खैर, तो आजकल तो ये ऐसी समस्या नहीं आती, पहले बहुत बहुत ज्यादा आती थी। ठीक है, पहले कहते थे भाई इसी से मतलब सा डिसाइड होता था कि इंटरव्यू कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। आजकल नहीं, 99.99% वेल ट्रेंड होके आ रहे हैं। इसलिए ये जो प्रश्न चल रहा है कि इंटरव्यू कितनी देर का होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, तो अगर उस जमाने में इंटरव्यू होता था उसका नाम क्या था, उपदा परीक्षण। ये मंत्री का मतलब होता है कैबिनेट, क्या होता है ये, कैबिनेट। चलो आज के लिए इतना बहुत, आगे बढ़ेंगे कल।